हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है और यह समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग समाज और एक समाज, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, आखिर में प्रमुख अंतर कौन से पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग कहीं से भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसे समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो विभिन्न विचारक हैं इन्होंने समाज और एक समाज को अगर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इन्होंने उसमें अंतर पाया है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर में किस प्रकार से समाज जो है वह एक समाज से अलग माना जाता है। इन दोनों में जो मुख्य अंतर है आखिर में वो क्या है। समाजशास्त्र में समाज और एक समाज का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की बात हो रही है। इसमें समाज का अर्थ व्यक्तियों के समूह से लिया गया है, अर्थात कहीं भी अगर व्यक्तियों का कोई समूह है तो उसे हम समाज मान लेते हैं। किसमें? ये अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उन कैटेगरी में। वहीं पर समाज शास्त्र में इसका प्रयोग जो है वह सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था या सामाजिक संबंधों के जाल के लिए किया गया है। तो अगर समाज की बात आती है तो समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों की जटिल जो व्यवस्था है इसको समाज कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज का जो कथन है कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है या फिर सामाजिक संबंधों की इसी जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। तो जो समाज की परिभाषा निकल के आती है समाज शास्त्र में, वो माना जाता है कि सामाजिक संबंधों की जो जटिल व्यवस्था है या फिर सामाजिक संबंधों का जो जाल है इसी को हम समाज कहते हैं। और जो एक समाज की बात है कि आखिर में एक समाज क्या है, तो समाज शास्त्र में एक समाज जो है वह व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। तो यहाँ पे व्यक्तियों के एक समूह को एक समाज कहा जा सकता है, अर्थात कोई व्यक्तियों का अगर जो समूह है उसे समाज शास्त्र के अंतर्गत एक समाज कहते हैं, जबकि अन्य सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत उसे समाज कहते हैं। एक समाज का आखिर में एक शाब्दिक परिभाषा क्या होता है, तो व्यक्तियों का समूह जो सामान्य जीवन में भागीदार हो, अर्थात एक जैसे उनका जीवन होता है, उनको एक समाज कहते हैं। जैसे कि भारतीय समाज है। अब भारतीय समाज में सिर्फ भारतीय लोग ही होंगे, इसलिए इसे भारतीय समाज कहा जा रहा है। वहीं पर ईसाई समाज है। ईसाई समाज में ईसाई धर्म से जुड़े लोग होते हैं। पाश्चात्य समाज है, अर्थात जो पश्चिमी सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं उनको पाश्चात्य समाज कहेंगे। तो इस प्रकार से एक समाज जो होता है इनमें व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि सामान्य जीवन जीता है, अर्थात एक कॉमन वे ऑफ लाइफ होता है, इनका एक कॉमन तरीके से इनका जीवन जीने का ढंग होता है, उन्हीं को एक समाज कहते हैं। कहीं कहीं एक समाज शब्द का प्रयोग समिति के लिए भी किया गया है, जैसे कि अग्रवाल समाज। अग्रवाल समाज है या एक समिति भी कही जाएगी, तो इसे एक समाज भी कहा जा सकता है। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सभी के सभी एक समाज की जो कि एक समिति भी है, क्योंकि जैसे कि प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है या फिर अग्रवाल समाज है, तो ये अपने विशेष हितों के लिए बनाई जाती हैं और जो समिति होती है इसका निर्माण ही अपने विशेष हितों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो अग्रवाल समाज या प्रार्थना समाज या आर्य समाज है, इन सबको हम एक समिति भी कह सकते हैं या फिर एक समाज भी कह सकते हैं। एक समाज में समान जीवन विधि अर्थात कॉमन वे ऑफ लाइफ या संस्कृति का बोध तथा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। तो ये कुछ एक समाज की कुछ जो लक्षण हैं वो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे समान जीवन विधि होता है, अर्थात कॉमन वे ऑफ लाइफ होता है। सब लोगों के जीवन जीने का तरीका एक ही होता है, उनके जीवन जीने के तरीके का जो उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है,
वह सबका लगभग लगभग एक जैसा ही होता है, एक जैसी संस्कृति का बोध होता है और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। यहाँ पे र्यूटर का कथन है इस समाज से संबंध में, तो इन्होंने कहा है कि एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने र्यूटर ने सामान्य जीवन व्यतीत करने की बात की है। मेंजर का कथन है कि एक समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह समझा जाता है जिसके सदस्य सामान्य कार्यों या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं। तो ये इनके कथन का की टर्म्स हो जाता है कि एक समाज के बारे में अगर मेंजर का कथन देखा जाए तो ये सामान्य कार्यों या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेने की बात करते हैं। मॉरिस गिन्सबर्ग की परिभाषा देखें तो इन्होंने कहा है कि एक समाज व्यक्तियों का वह समूह या संग्रह है जो कुछ संबंधों या व्यवहार के कुछ ढंगों द्वारा संगठित होता है, जो उन्हें अन्य से पृथक करते हैं और जो इन संबंधों या व्यवहार में भिन्न हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक ऐसा समूह, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिनके आपस के जो संबंध हैं, जो व्यवहार करने के तरीके हैं, ये कुछ अलग तरीके के ऐसे होते हैं जो कि अन्य से उनको पृथक करते हैं या उन्हें अलग करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो एक समाज होगा उनके संबंध और व्यवहार करने के तरीके जो हैं वो अलग पाए जाएंगे। ग्रीन का कथन है कि एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है। एक समाज एक जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान एवं अभिरुचि से बना होता है। तो ग्रीन के कथन में की टर्म्स में हम देखेंगे कि सबसे बड़ा समूह एक समाज को ये मानते हैं कि जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है। वहीं पे ये कहते हैं कि एक समाज जो होता है वह एक जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान एवं अभिरुचि से बना होता है। अर्थात यहाँ पे जनसंख्या कुछ पाई जाती है, उनके बीच में कुछ संगठन पाया जाता है, एक समय अंतराल में भी पाए जा सकते हैं, एक स्थान में होते हैं और उनके एक जैसे ही इंटरेस्ट भी देखने को मिल सकते हैं। स्टीवर्ट एंड गिलीन का कथन है कि एक समाज वह सबसे बड़ा अर्थपूर्ण समूह है जिसका कि व्यक्ति सदस्य होता है और जो लगभग राष्ट्र या राष्ट्र राज्य के समान होता है। तो ये स्टीवर्ट एवं गिलीन का जो एक समाज की परिभाषा है इसमें अर्थपूर्ण समूह की टर्म्स हो जाएगा और इनके कथन में राष्ट्र या राष्ट्र राज्य के समान इन्होंने एक समूह को माना है, तो ये इनके की टर्म्स में आ जाएगा। समाज और एक समाज में मूलभूत अंतर आखिर में क्या पाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि समाज जो होता है वह सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था होती है। समाज जो है वह सामाजिक संबंधों की, किस प्रकार से लोग एक दूसरे से समाज में संबंधित हैं, इन्हीं की एक जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। जबकि एक समाज जो होता है वह सिर्फ व्यक्तियों का समूह होता है, अर्थात उनमें जो संबंध हैं वह उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं जितने कि समाज में सामाजिक संबंधों की वरीयता दी जाती है। दूसरा पॉइंट है कि समाज अमूर्त होते हैं जबकि एक समाज जो होता है वह मूर्त होता है। क्योंकि समाज जो है वह सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है और जो सामाजिक संबंध होते हैं वह दिखाई नहीं देते हैं, वह उनका कोई रूप नहीं है, वह एक मन स्थिति या मानसिक दशा होती है। इसलिए समाज जो होता है वह अमूर्त होता है, अर्थात ये हमें दिखाई नहीं देता है। वहीं पर एक समाज जो है चूंकि वह व्यक्तियों का समूह होता है इसलिए यह मूर्त होता है, क्योंकि व्यक्तियों का जो समूह है वह हमें दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट है कि समाज एक जटिल व्यवस्था है। क्यों जटिल व्यवस्था है? क्योंकि यह सामाजिक संबंधों की एक
जटिलता ही तो है। इसलिए समाज जो है एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज जो है वह अपेक्षाकृत एक सरल संगठन माना जाता है। चौथा पॉइंट है कि समाज का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। समाज चूंकि सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, इसलिए इसे कोई एक भौगोलिक क्षेत्र में हम सीमित नहीं कर सकते हैं। जबकि एक समाज का अपना साधारणतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। पांचवा पॉइंट है कि समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व जो होता है वह असीमित होता है, क्योंकि समाज जो होता है वह सामाजिक संबंधों का ही जाल होता है और एक व्यक्ति का विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं, तो इनके उत्तरदायित्व जो हैं वह भी असीमित होते हैं। जबकि एक समाज में चूंकि यह कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर बनाई जाती है, इसलिए इसमें जो उत्तरदायित्व होता है वह सीमित होता है। अगला पॉइंट है कि समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में काफी भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि समाज जो है वह काफी बड़ा देखने को मिलता है। इसलिए इनमें प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार और उनके सोचने समझने की जो तरीके होते हैं उनमें काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। वहीं पर एक समाज जो है इनमें काफ़ी समानता देखने को मिलती है, क्योंकि एक समाज जो होता है उनमें उनके कॉमन उद्देश्य पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदी समाज की बात करें, या फिर हम बंगाली समाज की बात करें, या फिर हम कन्नड़ समाज की बात करें, तो ये हम देखेंगे कि इन सब के अपने अपने खुद के कुछ निश्चित उद्देश्य पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें काफ़ी समानता पाई जाती है। वहीं पे चूंकि ये सभी मिल के एक समाज हो सकते हैं, इन सभी को मिला के हम समाज कह सकते हैं। अर्थात जो एक समाज है इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम एक समाज कहेंगे। ये सभी के सभी एक समाज के दायरे में आते हैं, लेकिन अगर इन सभी को हम मिलाएं तो ये समाज के रूप में फॉर्म होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो एक समाज होता है वह संपूर्ण समाज का ही एक हिस्सा होता है। समाज का आकार जो होता है वह व्यापक होता है। यहाँ पे इस डायग्राम से हम लोग समझ चुके हैं कि समाज का आकार जो होता है वह व्यापक होता है, जबकि एक समाज का आकार काफ़ी छोटा होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समाज और एक समाज में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।